ठंडे का बहाना कैसे बनाते? तो खुद हाफ पहन के आया। खैर, लास्ट क्लास में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिया था ना? इंट्रामॉलिकुलर बताया था कि नहीं बताया था? इंट्रामॉलिकुलर नहीं बताया था? डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या पे क्या लिखा तो? लिखो। हाँ लिखो। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, if the hydrogen bonding form if the hydrogen bonding form within the molecule within the molecule is called intramolecular hydrogen bonding। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन और नहीं लिखवा सकते। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रही है तो हम लोग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में ऑब्वियसली एक क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इस इंट्रैक्शन को हम लोग कौन सा बॉन्डिंग बोलेंगे? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? कंपाउंड का नाम कोई बता सकता है क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस कंपाउंड का कोई नाम बता सकता है? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। इसको हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड। इन सब में इन सभी जगह पे मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सब का कॉमन नेम उसके नीचे लिख लो। पहला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, और है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। बना लिया फोटो? सबसे पहले वाली क्लास किसकी? क्लास सर। नेक्स्ट वीक से वैसे आ जाएंगी पिंक हट के बाद, हाँ। अभी 100% श्योर हट बना के आएंगे।
क्या बैकलॉग कवर है तुम्हारा नेगेटिव? अच्छा, फिजिक्स का बैकलॉग, हाँ वो कवर करेंगे तब तक। तुम्हें ये मुझे क्यों बता रहा है तू? मैं कंफ्यूज सा हो रहा हूँ कि ये क्या डिस्कशन चल रहा है। देखो, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है या इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग? सोच लो बढ़िया से, बोलना नहीं, खाली सोचना। सोच लिया? कितने लोगों को लगता है कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 लोगों को लगता है। और कितने लोगों को लगता है कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी? काफ़ी सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, सब काउंट किया जाए वैसे हाथ तो 10 लोग उठा रहे हैं, पर इफेक्टिव काउंट किया जाए तो 5 ही लोग हुए, आधा ही हाथ उठा रहे हैं। और बाकी लोग किसी में नहीं उठा रहे हैं। कितने लोग लगता है कि दोनों इक्वली स्ट्रांग होता है अगर सेम टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो? कितने लोगों को लगता है? कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन, तो लोगों को क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सिर्फ इंट्रा और इंटर का डिफरेंस है, बाकी सब सेम। बैठ जा। तो में से कौन विकास सर क्लास में बदतमीजी? तू कर रहा था? कर तो तू ही सकता है अगर कुछ हुआ है ना। विकास सर देखो बहुत खतरनाक आदमी है, तो बता देता हूँ ऐसे। जनरली वो गुस्सा बहुत कम करते हैं। और हाँ, तुम्हें लगता होगा कि गुस्से में ही है वो, हमेशा हल की तरह रहते हैं, पूरे टाइम गुस्से में ही रहते हैं। लेकिन जब मारेंगे ना तो हल जैसा ही मुक्का पड़ता है। मजाक नहीं कर, जल्दी मारते नहीं हो। मेरा क्या, मेरा थोड़ा सा, मेरे साथ थोड़ा दिक्कत ये है कि मैं भी जल्दी गुस्सा नहीं करता हूँ, गुस्सा ही नहीं करता हूँ। लेकिन जब गुस्सा करता हूँ तो बिना मारे छोड़ता नहीं हूँ। क्या? क्या कह रहा? क्या कह रहा है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, पर उतना नहीं मुझे। जितना डर मुझे लगता है उतना डर तुम लोग को भी लगना चाहिए। मैं जल्दी नहीं करता, पर विकास सर का है, मैं बता दे रहा हूँ, विकास सर डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वो, मैं क्या, मैं कमज़ोर प्राणी हूँ, मैं मारूंगा मुझे ही चोट लग जाती है। हाँ तो अब बच्चों को कूटने के लिए अलग से जिम ज्वाइन कर दो, अच्छी बात नहीं है। डंडे से ही पीट लो, बट ही रहता है। विकास सर भाई जिम जाते हैं, इतनी भारी बुलेट चलाते हैं। मैं एक दिन चला रहा था, मुझसे चल ही नहीं रही है, पता नहीं कैसे चलाते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन जो था वो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में है। इंटरमोलिकुलर पे हाथ उठाया था तूने, किस पे हाथ उठाया था? इंट्रा पे हाथ उठाया था? किस पे हाथ उठाया था तूने?
क्यों इंट्रा वाला स्ट्रॉन्गर होगा? बस ऐसे ही अंदर से आवाज आई नहीं, बैठ जा। अंदर की आवाज से कैसे तुम लोग बताते हो सर? इंटर पे हाथ उठाया था ना तूने? हाँ बता क्यों? हाँ, एचएफ का तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर बहुत स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता। पानी में भी ऐसे ही इंटर होता है, पर वहाँ तो पॉलीमर नहीं बनता, लिक्विड रहता है। अमोनिया तो गैस ही रहता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, अगर सेम टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे कि पैरानाइट्रोफिनॉल ले लें। अगर नाइट्रो एनो NO2 इस जगह पे हो, इसको हम कौन सा नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे? मेटा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो मेटा पैरा जानते हो ना तुम लोग? यहाँ पर इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। और ऑब्वियसली ये इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि वो ऊपर वाला पे? क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होगा? कि डिस्टेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कौन बोल रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन होता है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बोलते। तो डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा बे? घटेगा। क्या? ऑर्थो पे ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या मेटा पे? ऑर्थो पे ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर मान ले कि मैं इसको पैरा पे शिफ्ट कर दूँ, ऐसे बना दिया होता, पर और यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें सिग्निफिकेंट लग रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भी नहीं। क्या तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्चुअली में एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वाला, और इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर से ये वाला मॉलिक्यूल, फिर से मॉलिक्यूल आएगा ऐसे, और ये कुछ इस टाइप से किसी भी जगह डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर वो वहाँ से किसी और से, ये किसी और से, ऐसे ही बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। वो वाले को क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये दोनों में ही, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में इंट्रा है एक में इंटर है। मेरा सवाल है, क्योंकि दोनों ही जगह पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर लगता है तुम्हें? ऑर्थो वाला इंट्रा या फिर पैरा वाला इंटर? सोच लो, बढ़िया से सोच, बढ़िया से सोच। अरे फिर बोल रहे हैं यार, सोच लो बढ़िया से, जब पूछे तब हाथ उठाना, बोलना नहीं। हमारा सुन के बाकी लोग भी गलत कर देते। सोच लिया सबने? कितने लोगों को लगता है कि ऑर्थो का इंट्रा स्ट्रॉन्गर होगा? पूछा तो उठाओ, ऑर्थो का इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं, मतलब डाउटफुल। कितने लोगों को लगता है कि पैरा का इंटर वाला, मतलब ये सेकंड वाला जो नीचे बना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो स्ट्रॉन्गर होगा? तो किसी में हाथ नहीं उठा रहे, दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं जरा सा भी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ जो एक ग्रुप्स हैं, इनकी पोजीशन और इनका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है, इनका जो लोकेशन है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर ना, तो ये अपना मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहेंगे, तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है? ये बॉन्ड हमेशा टूटता रहेगा, बनता रहेगा, टूटता रहेगा, बनता रहेगा, तो प्रॉपरली ये बॉन्ड पूरी तरह से स्टेबली बना नहीं रहता, ठीक है? इसलिए इंटर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान होता है इंट्रा वाले के मुकाबले। ये वाले बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स है, एटम्स की पोजीशन फिक्स है, तो अगर फिक्स रहेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईजिली लगेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल अपना घूमते रहते हैं, तो इसलिए चेंज होती रहती है, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। इंटर वाला स्ट्रॉन्गर होगा कि इंट्रा वाला पे?
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चाहो तो लिख लो, लिख लो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? देखो अगला, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो कि दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो किस केस में मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना आसान होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी या जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी? नहीं हो रही होगी तो उसमें सेपरेट करना आसान होगा। मतलब वेपराइज करना क्या होगा, आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा। मतलब बॉइलिंग, वेपराइज करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, कम हीट देना पड़ेगा? कम हीट देना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाए। समझ में आ रहा है? किसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा? जिसके जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें नहीं है? नहीं है। सही हो ना? हाँ हाँ। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? क्यों? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों? तो बगल में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम? क्यों पे? क्यों ज़्यादा होगा? कि पीछे खड़े हो, खाई नहीं दे? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? होगी। ऐसा क्यों? तो ये चीज़ तुझे कैसे पता चली? अरे वो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ तुझे कब पता चली? अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया ना। मतलब तुझे सुनाई दिया पीछे और तू दोनों को नहीं सुनाई दी? नहीं? बैठ जा पीछे, तू दोनों खड़े रहो। अगर पीछे वाले ने सुना, मतलब आवाज़ जा रही है तुम्हारे तक, जा रही है ना? फिर क्यों नहीं बता पाए? ये आंसर है तुम्हारे पास? मेरे पास है कि तुम लोग सुन नहीं रहे थे। और कोई फायदा नहीं फिर क्लास में बैठने का। जब क्लास में बैठे हो सुन ही नहीं रहे हो तो कोई फायदा है नहीं। है? अभी कॉपी उठाओ दोनों। तुम्हारे पास 30 सेकेंड का टाइम। ठीक, लिखो। बाकी लोग लिखे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला ऑन बॉइलिंग पॉइंट। और उसमें एक छोटा सा, हाँ हाँ इट्स ओके, निकलो अब भी। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स।
बैठ जाओ, दोबारा मत करना, ठीक है। एट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है। एक बात बताओ, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता है कंपाउंड्स को वेपराइज करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? भारी मॉलिक्यूल होगा तो उसको उड़ाना आसान होगा कि हल्के मॉलिक्यूल को उड़ाना आसान होगा? हल्के मॉलिक्यूल को उड़ाना आसान होगा, मतलब हल्के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और भारी मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो। ये समझ में आता है ना सबको? आगे जाने से मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो आगे जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ का, फिर किसका, थ्री का, फिर किसका, टू का, और सबसे कम किसका होना चाहिए, फर्स्ट का होना चाहिए। पर यहाँ पर एच एफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिखाई दे रहा है? एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बे? और एच सी एल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है? एच सी एल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एच सी एल में भी इंट्रैक्शन है पर उस इंट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते, है क्लास में? अच्छा अच्छा, एच सी एल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एच एफ को सेपरेट करना आसान होगा कि मुश्किल होगा बे? मुश्किल होगा। ऐसे में एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा? सबसे ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है। इवन इफ एच एफ सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, सबसे हल्का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आप लोग अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करना। आर्सेनिक के नीचे क्या आता है, एस ना? कर लिया होगा। तो इन सब में, इन चारों में देखोगे अगर तो H2O है, ऑक्सीजन, सल्फर, Fe और टेलोरियम है। ये सब 16th ग्रुप के एलिमेंट है, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, पानी में, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका हो जाएगा? और आगे जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें, फोर, थ्री, ये ऑर्डर है। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोग सही से कर पाए? गलत क्यों, सही है, ये तो सही है, ठीक है। हाँ, इस वाले में ऐसा नहीं होता, इस वाले में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाता है, फोर्थ वाले का, फिर फर्स्ट वाले का आता है, फिर थर्ड और टू। और ऐसा क्यों होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीछे कैसे चला गया मॉलिक्यूलर वेट से? कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं, और इसीलिए उसका इफेक्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं। क्या ऑक्सीजन में एच एफ से वीक रहेगी क्या? आप लो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो कुछ। अच्छा, इसमें
और डाइमर बना दे। नहीं, डाइमर बनाने के बाद भी मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं लिक्विड में। और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो इस तरह कि इसको ऐसे कर देना ही, ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर तुम बात करते हो कि ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल है ना, पर फिर भी यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देख इन दोनों का आपस में रिपल्शन भी दिख रहा है। आपस में रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उनका पोजीशन फिक्स नहीं है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन ये अपनी पोजीशन एकदम फिक्स करके रखे हो, और इसी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये हमेशा स्टेबल बना के रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस ही वेरी होती रहे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो कोई मॉलिक्यूल क्योंकि मूवेबल होते हैं, की वजह से उनका डिस्टेंस वेरी होता रहेगा, जिसकी वजह से ठीक हो जाए। जैसे, अरे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक इंट्रा स्कूल कंपटीशन चल रहा है, उसके टाइम पे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या एक इंटर स्कूल कंपटीशन है उसके टाइम पे होने की वाले, क्योंकि सारी टीमें वहीं बगल में ही, तुरंत हो जाएगा, प्रिंसिपल रहेगा डंडा मार करा देगा। पर इंटर में दो लोग आ जाते, वो अलग कब रेडी हो रहा है, वो अलग कब रेडी हो रहा है, डिफरेंस कोऑर्डिनेशन, वही चीज़। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, वाई, एच वाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में या पैरा नाइट्रोफिनॉल? अरे किस में स्ट्रांग है वे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अभी जस्ट बताया मैंने, इंट्रामोल्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होती है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, ऑर्थो वाले को या पैरा वाले को भी? ऑर्थो वाले को ज़्यादा मेहनत लगेगा, और ऑर्थो वाले को ज़्यादा मेहनत लगेगा तो किस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? ऑर्थो वाले में। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था? ऑर्थो वाले का, पर मैंने क्वेश्चन में किसका लिखवाया ज़्यादा? पैरा वाले का। हाँ, इसका आंसर देना है। सोचो, तुम्हारे पास 1.5 मिनट का समय है सोचने के, बोलना नहीं है। आ रहा है में? अरे तुझे तो दूसरी साल तैयारी कर रहा है, तुझे तो बताया गया होगा इसके, तो अलग से याद होगा। नया पूछते तो नहीं बता पाता। ये वाला तो पुराना क्वेश्चन, अब करवाते हैं। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर बता सकते हो मुझे? हाथ उठा रहा था ना थोड़ा सा, में रेजोनेंस हो रहा है, अर्थ वाले में या पैरा वाले में? अर्थ में नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ रीजन बताना जो दोनों में अलग जब वहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो वो रीजन कैसे हो सकता है? अच्छा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तेरे पास कुछ और? बैठ जा, बैठ जा। तेरे पास कुछ?
यही पढ़ाया गया था तेरे पास। एक बात बताओ, मान लो कि ऐसा दो क्लासरूम हैं और इस क्लासरूम में सभी लोगों के हाथ बांध दिए एक दूसरे से, ठीक है, थोड़ा कमजोर रस्सी से सबके हाथ बांध दिए, आपस में एक दूसरे से हाथ बांध। और दूसरा कमरा है उसमें सबके हाथ बांधे अपने में, मतलब एक दूसरे का ही, मतलब एक ही आदमी के दोनों हाथ एक दूसरे से बांध, ठीक है, दूसरे इंसान से नहीं बांधे, खुद में ही बांध दिए, ठीक है, पर मजबूत रस्सी से बांध, ठीक है। समझ में आ रहा है सिनेरियो? पहली क्लास में सबके हाथ एक दूसरे से बांधे हुए, हाँ, और दूसरी वाली क्लास में सबके हाथ आपस में ही बांध रखे है, और दोनों कमरों में, लेकिन हाँ, जो जो एक दूसरे से हाथ बांधे हैं वो थोड़ा कमजोर है रस्सी, और जो आपस में ही हाथ बांधे हैं वो थोड़ा मजबूत रस्सी है, और दोनों कमरे में आग लगा दे। इस केस में लोगों के भागने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसमें जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। दूसरे कमरे में जिसमें मजबूत रस्सी से बांध रखा है या जिसमें कमजोर रस्सी से बांध रखा है? हाँ, क्यों भाई, मजबूत रस्सी को तोड़ने में मेहनत लगेगा ना। अबे तोड़ने की जरूरत क्यों है? भागने के लिए तोड़ने की जरूरत है क्या उसको? पदे पदे भाग जाएंगे। और अगर इस कमरे में है कमजोर रस्सी है पर बिना तोड़े भाग सकते हैं क्या? सब लोग एक साथ निकल सकते हो? बहुत मुश्किल है, तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए क्या इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत है क्या बे? इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर सेपरेट करना है तो क्या इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने की जरूरत है? ऐसे ही चले जाएगा। लेकिन इसमें अगर सेपरेट करना है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े नहीं जा सकता। इसीलिए इसको उड़ाना मुश्किल है कमजोर होते हुए, और इसको उड़ाना आसान है मजबूत होते। कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। कोई बात। तो क्या लिखोगे तुम आंसर? जो बकवास किया हिंदी में ना, वही अंग्रेजी में लिख लो, अपने मन से अपनी लैंग्वेज में जो चाहे वो लिख। मैं नहीं लिखवाऊंगा। कितने लोग चाहते हो लिखवा दूं? नहीं लिखवाऊंगा। ऐसे ही पूछ लेता हूँ, तुम्हें लगे कि डेमोक्रेसी बन, करना मुझे वही है जो मैं चाहूंगा। सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है? इसको बोल रहे थे भाई। सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है घट, सॉरी, सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है? श्योर है ना? श्योर? इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सॉरी, दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका? किसका ज़्यादा है बताना। ये सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया? अरे एक चीज रट के आए रहते हैं सब। जो चीज रटे हो ना वो हमेशा काम नहीं करता। अगर तुमको कहीं लैंग्वेज में ये लिखवाया हुआ है, मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि लैंग्वेज जो लिखाया जाता है उसको ध्यान से सुना करो। लैंग्वेज में लिखवाया गया होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यही लिखवाया गया ना तुम्हें? पेज कहाँ है इसमें? पेज नहीं है। पुराने वाले सर ने भी लिखवाया होगा, वो यही लिखवाया होगा, ऑलवेज उन्होंने भी नहीं लिखवाया होगा। और तुम अपने मन में ऑलवेज मान के बैठे हो, हमेशा नहीं काम करता।
लिख लिया बे? एक और क्वेश्चन लिखो। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less acidic than paranitrophenol? Why orthonitrophenol less acidic than paranitrophenol? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का भी फोटो तुम्हारे सामने है, पैरानाइट्रोफिनॉल का भी फोटो तुम्हारे सामने है। तुम्हें बताना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक। बोलना नहीं है, सोचना है। समझ लिया बे? कितने लोग मुझे एक लॉजिकल आंसर दे सकते हो, फालतू बकवास नहीं, लॉजिकल आंसर? हाथ उठाओ। गिन के वही 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग बस सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ बता बे। हाँ हाँ। पैरा वाले में H+ आयन निकलना मुश्किल है, ऑर्थो वाले में निकल, पैरा वाले में आसान है, क्यों? ठीक है, बैठ जाओ। सही बताया इस टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अपने को ये हाइड्रोजन निकालना है तो अपने को ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है तो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है ना। एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना और एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में दोनों जगह इक्वल एनर्जी लगेगी, ये दिख रहा है ना बे? और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी? ऑर्थो वाले में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन इजिली H+ दे देता है? पैरा वाला। हाँ। और जो H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। इजिली H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड। और इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। लिख लो। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर में लिखना ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिन। के आगे वाला पॉइंट मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसके आगे वाली लाइन में नहीं लिखवाऊंगा, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। पर जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें। ड्यू टू क्या लिखवा है मैंने? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol is it will be difficult to remove hydrogen as H+ ion। कोई सेंस नहीं बनता है इस स्टेटमेंट का, पर अगर नहीं लिखना चाहते हो, समझ दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो लिख लो। सेम वैसे ही ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड है और पैरासैलिसिल्डिहाइड है, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा बे? ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड या पैरासैलिसिल्डिहाइड? पैरासैलिसिल्डिहाइड एक स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है क्या? बना देते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रा वाला है, यहाँ पे सॉरी ये वाला इंट्रा वाला है और ये इंटर वाला है, तो इसको निकालना आसान। समझ में आ रहा है? और सेम वैसे ही ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? अरे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। लिखो अगला क्वेश्चन। वाई ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरासैलिसिलिक एसिड? अब ऐसा दिखने में लगता है कि
जितने भी ऑर्थो वाले होंगे फिर तो वीक एसिड बनेंगे, पर सैलिसिलिक एसिड केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सैलिसिलिक एसिड केस में उल्टा क्यों हो जाता है। इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखेंगे? नहीं, बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा क्यों ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? वाई ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा सैलिसिलिक एसिड। कितने लोगों के पास एक लॉजिकल आंसर? कितने लोगों के पास कोई भी आंसर? तू ये कह रहा है कि तेरे पास एक आंसर है जो इलॉजिकल? नहीं, बता बता बता। क्यों ऊपर वाला उसमें का हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो सकता है? कोई भी और? सुबह? ये तो नहीं पढ़ाया गया होगा और ये तुझे नहीं पता होगा, मुझे पता है। ये पहले नहीं पढ़ाया जाता, ये अनकॉमन क्वेश्चन है तुझे पे। अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे तो पता चलेगा, देखो ध्यान से। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे? अभी तो उसके नाम के आगे एसिड लगा हुआ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ये पोर्शन फिनॉल का है और ये पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक। अगर H प्लस निकालना होगा तो हम ऊपर फिनॉल वाले निकालेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का? कार्बोक्सिलिक एसिड का। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है पे? फिनॉल वाला। दिख रहा है? अपने को तो ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, ये वाला हाइड्रोजन निकालना ही नहीं है। जो हाइड्रोजन बंधा हुआ है बहुत स्ट्रांगली, उसको तो निकालना भी नहीं था, अपने को तो यही हाइड्रोजन निकालना था ना। अब ये हाइड्रोजन निकालने से क्या हो रहा है वो देखते। ये हाइड्रोजन निकालोगे, ये एक कंपाउंड बनेगा। दिख रहा है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? क्या यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें? और रेजोनेंस से जो यहाँ एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर 1/2 नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी 1/2 नेगेटिव चार्ज आएगा। पढ़ाया है कभी जिंदगी में? अब क्योंकि पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक थी, और यहाँ पे अब ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? और स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ये इजली बनेगा या मुश्किल से बनेगा? इजली बनेगा, मतलब H प्लस इजली देगा कि मुश्किल से देगा? इजली देगा। यहाँ पर H प्लस देने के बाद तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो और डिलोकलाइज हो रहा है, उसका किसी एक्शन नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जा रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है H प्लस देने के बाद। समझ में आ रही है बात? और इसी वजह से ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन पैरासैलिसिलिक। क्या? तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट चला गया कि वो हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड ने। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड ने पकड़ के रखा है, पर उस हाइड्रोजन को एज ए H प्लस निकलना ही नहीं है। फिर वो जो कॉन्सेप्ट इससे पहले चल रहा था वो काम ही नहीं करेगा। तो क्या तुम इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखोगे क्या? एक्सेप्शन नहीं है बे, ये कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन तब होता जब मैं ये लिखवाता कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा कुछ लिखवाया मैंने? कभी नहीं। हाँ, पर उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से।
तो वो तो मैं बता चुका हूँ ना, इंटर वाला उतना स्टेबल नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अभी पढ़ा है। इंटर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है या इंट्रा वाला? थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रांग भी कह रहा है ना। के बाद क्या कह रहा है? यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखो। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, conjugate base, conjugate base of orthosalicylic acid, orthosalicylic acid become more stable। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल हो जाएगा, तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इजीली H प्लस डोनेट कर क्या? देख लिया? लगा नहीं था कितना लगेगा, पर खैर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम? काइनेटिक्स ही पढ़ाने आए थे, पर चला कि जल्दी आधे घंटे में हो जाएगा, पर 1 घंटे लग। देखो, केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, ये फिजिक्स के काइनेमेटिक्स से काफ़ी मैच करता है। तुम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है फिजिक्स में? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डिस्टेंस, ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो बे? सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स टेक्निकली फिजिक्स का काइनेमेटिक्स ही है। जैसे वहाँ पर रेट ऑफ जो जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हो तुम लोग? स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। नहीं पता होता तो मुझे ही बेवकूफ़ बना। लेकिन रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये तो जानते हो ना। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो स्पीड आता है, जो कि खुद एक स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जो कि वेलोसिटी है। आई होप कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। हाँ, क्योंकि तुम लोग एस एन राय सर से पढ़े हो, तो ये सब चीज़ें जो भी बकवास करूँगा तुम्हें समझ में आएगा। पर कोई ये बता सकता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। पढ़े हो ना बे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, यही तो डेफिनेशन। कोई ये बता सकता है चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? जर्क। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, वैसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या? जैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, वैसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को आज के बाद से क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। क्या? और रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे पूरे रिएक्शन को हम लोग 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। ये फास्ट रिएक्शन का कोई एग्जांपल बता सकते हो? जैसे एसिड बेस की रिएक्शन होती है, में क्या लगता है, ये फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन? फास्ट। HCl और NaOH का आपस में रिएक्शन करो, तुरंत रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। पढ़े हो ना भाई? कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है कि स्लो? है फास्ट होता है। पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ, तुरंत आग लगती है। क्या? फास्ट प्रोसेस। हाँ,
स्लो प्रोसेस कभी पढ़े हो तुम लोग? फोटोसिंथेसिस नाम सुने? फोटोसिंथेसिस फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस? मॉडरेटली फास्ट ना। अ, ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बे? स्लो प्रोसेस है। पढ़े हो ना तो लोग? रस्टिंग होने में कितना लगभग टाइम लगता है? कितने मिनट का टाइम लगता है? आधा मिनट? 6 महीना साल भर भी लग जाता है रस्टिंग होने में? हाँ। डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस क्या होता है? स्लो प्रोसेस। ये सब स्लो प्रोसेस कैटेगरी में आता है। क्या? और मॉडरेट रिएक्शन कोई बता सकते हो? फोटोसिंथेसिस अभी बताया, इसके अलावा? दूध से दही बनाना। दही दही बनाया हो कभी? कितना टाइम लगता है बनने में? 1 दिन 10 घंटे में बनता है। ओवरनाइट रखना होता है, बन जाता है बढ़िया। ठीक है। 10-12 घंटे में बन जाता है। तो इसको फास्ट बोलोगे प्रोसेस की स्लो प्रोसेस? मॉडरेटली फास्ट। ठीक है। तो एक देखो, एक ना वैसे तो फास्ट लो का कोई ऐसा लाइन नहीं है कि इतना देर के बाद से इसको फास्ट बोलेंगे और इतना देर के बाद से इसको मॉडरेट, या इतना देर के बाद से इसको। पर जो रिएक्शन विद इन अ मिनट हो जाती है, 1 मिनट के अंदर हो जाए, क्या, उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो 0 से लेके 1 मिनट के अंदर हो जा रहा है, उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में। जो रिएक्शन 1 मिनट से 1 दिन में होता है, हाँ, 1 मिनट से लेके 1 दिन के अंदर होता है, उसको हम मॉडरेट रिएक्शन कैटेगरी में रखते हैं। और जो 1 दिन से लेके ज़्यादा टाइम लेता है, या साल भर लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी 100-100 साल लग जाते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में, उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? तो रिएक्शन कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि कोई ऐसा इन लाइन नहीं। ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कौन से रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं? फास्ट रिएक्शन के बारे में कि स्लो रिएक्शन के? इसके बारे में पढ़ेंगे बे? मॉडरेट रिएक्शन। हाँ। अब ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एकदम एक्सट्रीम वाला ही पढ़ते हैं। यहाँ पे मॉडरेट वाला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि केमिस्ट्री कन्वीनियंट फॉलो करता है। ठीक है। अब जो रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, या 30 सेकंड में कंप्लीट हो गई, विद इन 1 मिनट कंप्लीट हो गई, उसका डेटा कैसे लेंगे हम लोग? डेटा लेने के लिए कम से कम, तुम्हें पता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 4-5 डेटा निकालते हैं। अब रिएक्शन अगर 1 मिनट में हो गई, तो 1 मिनट में क्या 4-5 डेटा निकाला जा सकता है? नहीं निकाल सकते। और इसीलिए फास्ट रिएक्शन का स्टडी करने का कोई मतलब नहीं। रिएक्शन मान ले अगर स्लो हो रही है, मान ले 1 साल लग रहा है उसको करने में, तो उसका 5-6 डेटा निकालना होगा। 5-6 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे में पूरे ज़िंदगी में 3-4 रिएक्शन ही पढ़ पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्लो रिएक्शन को भी छोड़ देते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन रहता है, क्योंकि मान ले कि होने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं या 1 दिन लग रहा है, उसमें भी 5-6 डेटा आराम से निकाला जा सकता है। पूरा 1 हफ्ते में एक रिएक्शन का स्टडी किया जा सकता है, तो अपने लाइफ टाइम में 100-200 रिएक्शन स्टडी कर लेगा। इसलिए हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये छापो और लिखो डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स में तुम लोगों को बहुत मज़ा नहीं आएगा। इसमें इसमें मैथ्स ज़्यादा है। शायद तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी करना पड़े। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? तो लोग तो थोड़ा भी नहीं आता डिफरेंस? क्या? देखते हैं।
आप लिया इसको। देखो रेट डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था तो लोगों को ना कि वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल में रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन में चेंज इन टाइम चेंज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आज के बाद से ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या अगर कहीं पर इस तरह का कोई रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बाई डेफिनीशन किसके बराबर होगा? डेल्टा आर बाई क्या? टी। और या फिर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें तो ये कितना है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। समझ में आ रही है बात आप लोग? डेल्टा का मतलब जानते हो ना बे? चेंज की डिफरेंस। चेंज चेंज का मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं कि बड़े में से छोटे को? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, बड़े में से छोटे को नहीं। बड़े में से छोटे घटाते हैं, उसमें उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस मालूम है ना, चेंज और डिफरेंस में? तो फ़ोन वाइब्रेशन लगा के रखते हो नहीं कि फ़ोन आता है तो चुपचाप उठ के बार बतिया? नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं है होगा। आप लिया जल्दी। ठीक, जैसे देखो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है ना, और यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और इधर टाइम। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। एक बात बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा बे? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा? अब घटने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसा सीधा सीधा घटा दो, या फिर ऐसे घटा दो, या फिर ऐसे घटा दो। कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? तीसरा वाला ज़्यादा सही लग रहा है। तीनों में से किसी भी तरीके से घटा सकते हो, मैं इस तरह से घटा क्या? बढ़ेगा नहीं, अब रहेगा क्या? प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ताकि टाइम के साथ साथ अगर बात करें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ने के तीन तरीके हैं, या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन से बढ़ाओ, या फिर ऐसे बढ़ाओ, या फिर ऐसे बढ़ाओ। कौन सा वाला सही लग रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला पे? अगर ये वाला रिएक्टेंट ऐसे ऐसे घट रहा है तो इसमें से जो रिएक्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखा हुआ। मान ले किसी टाइम टी पे एक T1 पे इसका कंसंट्रेशन P1, और T2 पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो P दिख रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से जो रेट आएगा कितने के बराबर होगा? डेल्टा पी बाई क्या बे? डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाओगे कि इनिशियल में से फाइनल? फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, मतलब P2 में से P1 या P1 में से P2 बे? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई यहाँ डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, ये लिखोगे ना?
अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो जो T2 माइनस T1 है वो ये है। यही लेंथ को T2 माइनस T1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है T2, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है T1, तो ये दोनों क्या बनेगा T2 माइनस T1, है ना बे। और P2 माइनस P1 ये वाली लेंथ बनेगी, ये बनेगा। थोड़ा सा और कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, कलर ले ले, यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, क्या ये वाली जो लेंथ ये वाली लेंथ ये डेल्टा टी के बराबर है ना बे। और क्या ये वाली जो लेंथ है वो डेल्टा पी के बराबर है ना बे। इस लाइन का इस ट्रायंगल में ये जो थीटा होगा इसका टैन थीटा बता सकते हो कितने बराबर होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही होगा ना बे। तुम लोग को मैथ्स आता है कि नहीं आता, बेसिक बेसिक, ठीक है। और पर रेट की डेफिनेशन के हिसाब से रेट जो है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर है, और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर। मतलब टैन थीटा किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। और टैन थीटा जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब ये जो कॉर्ड बनाया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक जो कॉर्ड, कॉर्ड वर्ड जानते हो कि नहीं जानते हो, कॉर्ड जानते हो कि नहीं। अरे लाइन यार, ये जो बीच में से कट किया है, इसी कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तकलीफ में हो आप लोग। अरे ये वाला बताना रह गया। मान ले कि किसी टाइम T1 पे ये ग्राफ है, मान ले कि ये टाइम T1 है, इस पे जो कंसंट्रेशन है वो R1, और T2 पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है R2। जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा कितने के बराबर आएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही ना बे। फाइनल में से इनिशियल घटाओगे कि बड़े में से छोटे को बे, तो R2 माइनस क्या आएगा R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, दिख रहा है। अच्छा T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, अरे T2 बड़ा है कि T1 बे। T2 माइनस T1 क्या बनेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। और R2 माइनस R1 क्या बनेगा, R2 बड़ा है कि R1, R1 बड़ा है, दिख रहा है नहीं। ग्राफ देखने आता है कि नहीं आता है, R1 में ऊपर है R2 नीचे है, तो R1 और R2 में से कौन बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा। R2 माइनस R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव है, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो रेट क्या आ गया बे, नेगेटिव आ गया। पर यहाँ तो मैंने लिखवा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये कैसे होगा फिर, रेट ऑफ रिएक्शन। पर यहाँ पे तो यहाँ से तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब ये है कि ये जो रेट का ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे एक माइनस लगा दूं तो ये जो रेट है वो नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस लगाने से जो रेट है वो पॉजिटिव हो जाता है ना कि नेगेटिव, समझे। यहाँ पे फॉर्मूले में एक थोड़ा सा गैप छोड़ रखा था मैंने, देखोगे अगर ध्यान से, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट के वाले में जो जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे इक्वल टू के बाद जगह नहीं छोड़ा, यहाँ इक्वल टू के बाद जगह छोड़ा माइनस लगाने की, समझ में आ रही है बात। और ये माइनस लगा के मैंने रेट को नेगेटिव किया कि पॉजिटिव किया, पॉजिटिव किया है। तकलीफ में हो, अगर मैं एक लाइन पास करूँ यहाँ से, ये वाली लाइन, ये लाइन ध्यान से देख, इस लाइन में जो थीटा है
इसका tan थीटा कितने के बराबर आ रहा है? डेल्टा आर बाई, दिखाई दे रहा है ना? मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो भी क्या बनेगा इसका? रेट ऑफ रिएक्शन। तकलीफ में हो इस आप? अबे छाप लिया दोनों? ये तो अभी बना था मैंने, ये भी छाप लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन कर। देख लिया? बॉक्स जो है उसके यहाँ पे एरो बना है, देखो इफ रेट ऑफ रिएक्शन ए इज इक्वल टू बी इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो है वो है। तुम्हें बताना है वो टाइम जब ए का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर हो जाए, और वो टाइम जब बी का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर हो जाए, वो टाइम जब ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, वो टाइम जब ए का कंसंट्रेशन के 3 टाइम्स हो जाए, और वो टाइम जब टाइम्स हो जाए। हमारे पास समय है मात्र 5 मिनट।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? कितने लोग पहला क्वेश्चन कर? पहला वाला तो आसान सा ही था। चलो देखते हैं। इसको करने का दो तरीका, एक केमिस्ट्री वाला मेथड है और एक फिजिक्स वाला। कौन सा बताएं? कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री वाला ही बताऊंगा। रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस डेल्टा ए बाई क्या पे डेल्टा टी, यही तो बनता है। माइनस कहाँ से आया? कि ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो वहाँ पे माइनस लगता है। समझ में आ रहा है ना? रेट का वैल्यू कितना दे रखा? 2 × 10⁻⁻, माइनस ये डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं कि इनिशियल में से फाइनल को? फाइनल कितना है? 0.4 और इनिशियल कितना था? 0.9। पाई क्या पे समय? कितने इक्वेशन है? एक। और कितने अननोन है? कितना दिन लगेगा सॉल्व? जो टी की वैल्यू आएगी सॉल्व करके बताओ। 250 मिनट। यही आ रहा है? टाइम टाइम हो गया क्या? टाइम हो जाए तो लोग बोतल फेंक फेंक के मारने लग जाते हैं। सिग्नल देते हैं कि सर देखो अभी तो बस गिरा है। दूसरा, तुमने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? अरे कभी पढ़ा है ये फॉर्मूला? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पता चल रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं है ये, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वी क्या है वे? फाइनल वेलोसिटी। क्यू क्या है? ए क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और टी क्या है? टाइम। ए को एक्सलेशन बोल सकते हो तुम। अगर मैं इस फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी को रिप्लेस कर दूं कंसंट्रेशन से, तो भी ये काम करेगा हमेशा। बी की जगह पे क्या लिखो? फाइनल कंसंट्रेशन। कितना है फाइनल कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.9 माइनस, क्योंकि रेट घट रहा है, 2 × 10⁻³ और इंटू टी। यही बनेगा। और इसको सॉल्व कर देख, टी की वैल्यू वही तो नहीं आ जा रही है? वही इक्वेशन ही बने। समझ में आ रहा है? क्यों बे? क्योंकि दोनों सेम ही तरीके से डिराइव है, दोनों के पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो सेम, इसलिए दोनों सेम ही आएगा। पर तुम इससे करोगे क्या? अगला क्वेश्चन क्या था? बी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बी के टर्म्स में कितना आएगा? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यही बनेगा। रेट आएगा 2 × 10⁻³ और डेल्टा बी की जगह पे क्या लिखोगे? 0.4 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई क्या पे? क्या इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लोगे? T/2, 150 आ रहा। अभी जस्ट सॉल्व। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दोनों आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? पता नहीं बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना? अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। क्या? मान लो कि टी टाइम बाद दोनों का कंसंट्रेशन एक्स हो जाता है। क्या? कर लेना, अगली क्लास में बता।